नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, इससे पहले हम आपको गणित 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर नंबर 9 प्रोवाइड करा चुके हैं और मैंने आपसे बोला था कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप सॉल्व करके रखिए। जब मैं सोल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा तब आप अपने आंसर्स मैच कराइएगा और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूँगा। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए होंगे और जो नहीं किया है वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। आप लास्ट में क्वेश्चन जितने भी आपके आंसर सही हुए हैं उनके नंबर्स, कितने नंबर्स आपके आ रहे हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, लास्ट में मैंने आपके लिए एक विशेष प्रश्न रखा हुआ है, उस विशेष प्रश्न का आंसर भी आप नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया था हमने, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोण समान हैं, प्रत्येक कोण कितने का होगा। देखो, जब सभी अंतःकोण समान हैं तो हम कह सकते हैं कि सभी कोण x के होंगे तो कुल मिलाकर 4x हो जाएंगे। 4x बराबर 360 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो जब किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोण समान हैं तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 90 का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यदि बेलन का आयतन 30 घन मीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो, जब ऑप्शन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सीधा ये जानिए कि जो बेलन का आयतन होता है वो शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। यानी जो शंकु का आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा। तो यहाँ पर शंकु का आयतन निकालना है, बेलन का आयतन दे रखा है तो 30 गुणे 1/3 हो जाएगा 10। यानी शंकु का जो आयतन निकल के आएगा वो 10 घन मीटर होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, दो सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। देखो, दो सिक्कों को जब उछालेंगे तो कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, या तो हेड हेड की कंडीशन आएगी, या तो हेड टेल की कंडीशन आएगी, या तो टेल हेड की कंडीशन आएगी, या फिर टेल टेल की कंडीशन आएगी। कुल मिलाकर दो सिक्कों को उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, आंकड़े आपको दे रखे हैं 3 2 9 4 3 11 9 3 4 2। इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक वह संख्या होती है जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर जो बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा 3। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 1.728 का घनमूल क्या होगा। 1.728, देखो 1728 का घनमूल जब हम निकालते हैं तो हमें पता रहता है कि ये 12 का घनमूल है। ठीक है, ये 12 का घन है। 1728 जो है वो 12 का घन होता है। यहाँ पर दशमलव लगा दिया, 1.728, यानी यहाँ पर आपके सामने 1.728 हो गया। तो आप अगर दशमलव के दाईं ओर जोड़ा बनाएंगे, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जैसे 1728 तो हमें पता है 12 का होता है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्याएं मिलने और घनमूल में 3 का ही जोड़ा बनाते हैं, तो उसी 3 के जोड़े को हम एक जोड़े में लेंगे। जब घनमूल बनाएंगे तो 1 लेंगे उसमें से, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और 2 के बाद लगा देते हैं दशमलव। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा 1.2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलो, अब बढ़ते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैं आपको बकायदा करके दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, श्याम 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे 3 चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो जो श्याम है वो किस पार्क के चक्कर लगा रहा है, वो वर्गाकार पार्क के चक्कर लगा रहा है। मान लेते हैं ये कोई पार्क है आपका, वर्गाकार पार्क। ठीक, अब इसकी जो भुजा है वो 70 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि इसके 3 चक्कर वो लगा रहा है। 3 चक्कर लगा रहा है मतलब इसके चारों तरफ वो घूम रहा है।
तो अगर हमारे पास एक चक्कर की दूरी पता चल जाए तो हम 3 चक्कर की आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो एक चक्कर की दूरी होगी वो यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलकर यहाँ फिर से वापस आ जाएगा, तभी तो एक चक्कर की दूरी मानी जाएगी। यानी ये मतलब है कि अगर हम वर्ग का परिमाप निकाल लें तो हमें एक चक्कर की दूरी पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है 4a। ठीक है, वर्ग का परिमाप मतलब एक चक्कर की दूरी। हम यहाँ लिख सकते हैं एक चक्कर की दूरी बराबर 4a। तो 4a कितना है, a है मतलब भुजा है 70, 7 चौको 28 यानी 280 मीटर। एक चक्कर में जो श्याम चल रहा है वो 280 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पर चल कितना रहा है, 3 चक्कर चल रहा है, हमें निकालना 3 चक्कर की दूरी है। तो 3 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 चक्कर की दूरी हो जाएगी, एक चक्कर में 280 मीटर चल रहा, तो 280 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 का 0, 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 3 चक्कर की दूरी कितनी है 840 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्न संख्या 7 है 4x + 8 = 24, x का मान यहाँ निकालना है। देखो मैंने इस प्रश्न में कहा था कि अगर जिसको ये प्रश्न नहीं आता तो फिर बहुत बुरी कंडीशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें x को करना पड़ेगा अकेला। तो सबसे पहले हम 8 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, 4x = 24 - 8, तो 24 - 8 होता है 16। ठीक है, अब यहाँ से 4 को हटाएंगे, यहाँ है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड में, 16/4, और जब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आसानी से ये निकल आया। अब देखो प्रश्न संख्या 8, 11,449 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। कैसे निकालेंगे, देखो 11,449 हमने लिख दिया, हमें निकालना है भाग विधि से, तो हमने यहाँ पर ऐसे करके लाइन खींच दी और ये खिंच गई। ठीक है, अब हमारे पास अगला स्टेप है कि हम जोड़े बना लें दाईं तरफ से, यानी इकाई संख्या की तरफ से 2-2 के जोड़े बना लें। ये हमने बना लिया 1 जोड़ा, ये बना लिया हमने 2 जोड़ा, आखिरी में संख्या 1 बच गई तो इसको भी जोड़ा मान लेते हैं। अब हमें ऐसा स्क्वायर पढ़ना है जो पहले जोड़े से ज़्यादा ना हो, कम हो। ऐसे स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ना है। स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे, मतलब स्क्वायर का पहाड़ा कैसे होते हैं, जैसे 1 × 1, 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौको 16, ये हो गए स्क्वायर का पहाड़ा हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा स्क्वायर का पहाड़ा पढ़ना है जो 1 से ज़्यादा ना हो, जैसे 1 × 1, तो हम एक बार ले जाएंगे, जिससे हम गुणा करेंगे उसको यहाँ लिखेंगे, और जिस यहाँ भी वही संख्या लिख देंगे 1 × 1, तो इसका जो दोनों का गुणनफल आया वो हम यहाँ रख रहे हैं, 1 में 1 घटेगा आएगा 0, अगला जोड़ा उतरेगा 14। ठीक, अब यहाँ जिससे हमने गुणा किया था उसको यहाँ पर लिख के जोड़ देंगे, 1 में इस वाले 1 को लिख कर जोड़ेंगे तो आएगा 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लिखनी है, उसी संख्या को हम यहाँ लिखेंगे और फिर इस संख्या से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, और 14 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम ही आना चाहिए, या फिर 14 के बराबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, यानी 1 यहाँ और 21 यहाँ, 1 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, 14 से ज़्यादा हो रहा है। यानी अगर हम एक भी संख्या लिख रहे हैं तो वो 14 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम 1 से छोटी संख्या कौन सी होगी, 0, तो हम जब 1 बार नहीं जा रहा तो 0 बार ले जाते हैं। यहाँ लिखा हमने 0, तो हमें यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 20, ये हो गया 0। अब 20 का 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। ठीक, अब 14 में 0 घटेगा तो 14 ही आ जाएगा। अब ये 0 इसमें जुड़ेगा, 20 + 0 = 20। ठीक है, अब अगला जोड़ा उतार लीजिए 49। ठीक, अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लिखना ही लिखना है, तो
एक नंबर ये ले लेते हैं और एक ये, कितने नंबर हो गए? 2। इन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी 0 और आखिरी में कुछ लिखेंगे उसको छोड़ दीजिए, यानी 2 नंबर यहाँ से छोड़ दीजिए, 2 नंबर इधर भी छोड़ दीजिए, 49। यहाँ बचा 14 और यहाँ बचा 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 14 से ज़्यादा ना हो। 2 सत्ते 14, यानी 7 बार ले जाते, तो यहाँ पर हमने लिखा 7, यहाँ भी लिख दिया 7। अब इस 7 का गुणा पूरे 207 में होगा। 7 सत्ते हो गया 49 और 7 दूना हो गया 14, ये कट गया, यानी 11,449 का जो वर्गमूल आएगा 107 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 9 यहाँ पर है, कोई 2 पासे फेंके जा रहे हैं, इनके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है। जब हम 2 पासे फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं ये पता होना चाहिए। कुल परिणाम कितने आते हैं? कुल आते हैं 36, ठीक। अब हमें सम संख्या चाहिए ऊपरी फलक पर, तो सम संख्या कैसे आती है ऊपरी फलक पर? देखिए, कंडीशन कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, या तो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है 2 और 2 की कंडीशन हो, या तो 2 4 की कंडीशन हो। 2 2 का मतलब क्या है? पहले पासे पर भी 2 है और दूसरे पासे पर भी 2 है। पहले पासे पर 2 है, दूसरे पासे पर 4 है। इसी तरह 2 और 6 की कंडीशन हो सकती है। फिर 4 और 2 की कंडीशन हो सकती है। 4 और 4 की कंडीशन हो सकती है। 4 और 6 की कंडीशन हो सकती है। 6 2 की कंडीशन हो सकती है। 6 4 की कंडीशन हो सकती है और 6 और 6 की कंडीशन हो सकती है। कुल मिलाकर इतनी कंडीशन बन सकती है। यानी हमें क्या चाहिए? ऊपरी फलक पर सम संख्या चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और ऐसा परिणाम आता हो जिसमें सम संख्या आती हो तो हमें बताइएगा ज़रूर। वैसे मेरे हिसाब से बस 9 कंडीशन ऐसी होंगी जिन पर ऊपरी फलक पर सम संख्या आएगी। क्लियर हो गई बात? अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी हमारे पास संभावित परिणाम कितने हो गए? संभावित परिणाम हो गए आपके 9, ठीक है। 9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर संभावित परिणाम 9, कुल परिणाम 36, प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत निकलेगा, ऊपर लिखा जाएगा जिसका प्रतिशत निकालना है, यानी सम संख्या आने का प्रतिशत निकालना है, यानी 9, और परिणाम कितने हैं? 36 कुल, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए। ये काट लीजिए, 9 चौको 36 और 4 का 100 25, तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आया? 25% इसका उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रश्न है, शेयर कोई कंपनी जारी कर रही, 10 लाख शेयर जारी कर रही, लेकिन उन शेयर को पाने के लिए 50 लाख लोगों ने आवेदन किया। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शेयर पाने की संभावना ज्ञात करो। तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शेयर पाने की संभावना क्या हो जाएगी? संभावना का सूत्र होता है संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होता है संभावना का सूत्र। संभावित यानी कितने आपके शेयर हैं? 10 लाख शेयर हैं, यानी केवल 10 लाख ही संभावित परिणाम हो सकते हैं। और यहाँ पर कुल आवेदक कितने? 50 लाख। 10 लाख और 50 लाख, आप चाहे तो पूरा पूरा लिखें, 10 लाख और 50 लाख। और जब ये कटेगा तो आएगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ इसकी संभावना कितनी हो गई? 1/5। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। अब देखो, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहे हैं? 3x + y = 5, 5x + y = 9। इसमें x और y की वैल्यू हमें बतानी। तो हमने ये बताया था, जब 2 समीकरण दे रखी हों तो किसी न किसी को बराबर कर लीजिए, या तो x x को बराबर कर लीजिए या तो y y को बराबर कर लीजिए। अब इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे y y पहले से ही बराबर। देखो, 1 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें या तो पहले से ही दिया होगा, ठीक है। जब 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो दोनों अलग अलग दिए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलो, अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, ठीक है। x x के ऊपर, y y के ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सबके चिन्ह बदल देंगे। ये हमने सबके चिन्ह बदल दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। y+ का y- का कट जाएगा।
5 प्लस का 9 माइनस का घट जाएगा, 9 में 5 घटेगा 4 और चिन्ह आएगा बड़े का। 9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। इसी तरह यहाँ 3x है, यहाँ 5x है, चिन्ह है माइनस का, तो इसका मतलब घटेगा। तो 5x में 3x घटेगा तो आएगा 2x। 2x आएगा किसका? माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो -2x बराबर -4। अब इसी तरह -2 को उधर ले जाएंगे, -4 बटे -2, तो माइनस माइनस कटा, 2 दूना 4 कटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे? अब हमें y की भी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। इसको हम समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको हम समीकरण 2 कह सकते हैं। x का जो मान है वो किसी भी समीकरण में रख दो। हम समीकरण 1 में रख कर देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब 3x में x की वैल्यू रखा 3 × 2 प्लस वाई बराबर 5। 3 दूना होता है 6, 6 प्लस वाई बराबर 5। y बराबर 5 माइनस 6, ये 6 प्लस में है, इधर आया माइनस में हो गया। 5 माइनस 6 बराबर हो गया 1। माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें से बड़ा कौन सा है? 6 बड़ा है। 6 का चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो हमने यहाँ पर फाइनल उत्तर जो आया उसमें माइनस का चिन्ह लगाया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, y का वैल्यू -1 आ गया। क्लियर हो गई बात। अब कभी आपको ये लग सकता है कि पता नहीं ये सही आया है या नहीं आया है, तो आपको क्या करना होगा? ये रफली है, मतलब कोई आपको सवाल में नहीं करना है, ये रफली है। एक तरीके से आप केवल चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर जो है वो सही आया या नहीं। यहाँ पर ले लीजिए कोई क्वेश्चन, 3x प्लस वाई बराबर 5, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। एक ले लिया हमने, 3x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, अब 3x में x की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, y की वैल्यू -1 रखो। अब ये देखो इधर का जो मैटर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, क्या वो 5 के बराबर आ रहा है? अगर 5 के बराबर आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। अगर इधर पर x और y की वैल्यू रखने पर 5 के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी x और y की वैल्यू गलत निकली है। उम्मीद करता हूँ कि आप चेक भी कर सकते हैं और चेक करना भी जान गए होंगे। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 12 ध्यान से देखेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ा देने पर तथा चौड़ाई 4 मीटर कम कर देने से उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तथा लंबाई 1 मीटर कम कर देने और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा देने पर क्षेत्रफल 88 मीटर बढ़ जाता है, लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। देखो इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें 2 कंडीशन बन रही। पहली कंडीशन तो लंबाई 3 मीटर बढ़ रही, चौड़ाई 4 मीटर घट रही है और क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो रहा है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर है लंबाई 1 मीटर कम हो रही, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल 88 मीटर बढ़ रहा है। यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्व है? लंबाई इन्वॉल्व है, चौड़ाई इन्वॉल्व है और क्षेत्रफल इन्वॉल्व है। यहाँ पर हमें पता क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई को मानना होगा। मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, तो क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को माना हमने x, चौड़ाई को माना y, तो ये हो जाएगा xy। सही है। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है उस पर जरा ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पर तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो हमें तीनों चीज़ों को मानना पड़ेगा। वैसे हमने 2 चीज़ें मानी, तीसरा तो अपने आप निकला है। क्षेत्रफल का फार्मूला पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है x, चौड़ाई है y, तो क्षेत्रफल हो गया xy। क्लियर हो गई बात। चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाकर सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो पहली कंडीशन ये है, आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ रही है। देखो जब आयत की लंबाई 3 मीटर बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी? अभी लंबाई कितनी है? x है। अब यहाँ पर हम लंबाई को 3 मीटर बढ़ा रहे हैं, तो हमने बढ़ा दिया x + 3। क्लियर? ये आपकी लंबाई, नई लंबाई निकल के आई x + 3। और नई चौड़ाई क्या है? चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी गई है, तो चौड़ाई को हम 4 मीटर कम कर दें। चौड़ाई हमने y मानी,
तो चौड़ाई को हमने 4 मीटर कम कर दिया। तो क्या हुआ, उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो गया। तो क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में, XY है, और ये कम कितना हुआ, 72 कम हो गया। तो हमने 72 कम कर दिया। अब कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। यहाँ पर बताया जा रहा है लंबाई 3 मीटर बढ़ाई गई, ये बढ़ गया, चौड़ाई 4 मीटर कम की गई, ये 4 मीटर कम हो गई, और क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर कम हो गया। तो ये क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में 72 वर्ग मीटर कम कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब चाहे तो आप इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लें, तब अगली कंडीशन लगाएं। यानी जो अगली कंडीशन ये वाली है कि 1 मीटर कम कर दें और चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दें, 88 वर्ग मीटर, 88 वर्ग मीटर ये बढ़ जाता है। चाहे तो अभी तुरंत कर दें, या तो इसको अच्छे से इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले तब कर लें। इक्वेशन में कन्वर्ट कर ले तब ज़्यादा सही रहेगा। देखो इसको सॉल्व कर लो, x का गुणा करें y में, xy प्लस 3y माइनस 4x माइनस 12 बराबर xy माइनस 72। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो x और y को एक तरफ रख लेते हैं और बाकी जो नंबर्स होते हैं उनको दूसरी तरफ कर देते हैं। तो वही यहाँ पर करेंगे, 3y माइनस 4x इनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी की चीज़ें उधर भेज देते हैं। xy माइनस 72, ये वाला xy बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस का xy। ये माइनस 12 है, बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, 3y माइनस 4x, ये प्लस का xy है, ये माइनस का xy है, कट जाएगा। ये माइनस 72 है, ये प्लस का 12 है, तो घट जाएगा। 72 में 12 घटेगा तो आएगा माइनस का 60। ये बड़ा है, बड़े का चिन्ह ही यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपकी निकल के आ गई, 3y माइनस 4x बराबर माइनस का 60। क्लियर, ये मेरी पहली कंडीशन निकल के आई। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये थी कि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए। चलो भैया, लंबाई को हम कर देते हैं 1 मीटर कम। ये हो गई लंबाई 1 मीटर कम। ठीक, चौड़ाई 4 मीटर बढ़ा दो। चौड़ाई हम 4 मीटर बढ़ा देते हैं। ये लो, y थी हमारी चौड़ाई, 4 मीटर हमने बढ़ा दी। फिर क्या कह रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल हमारा था xy और बढ़ जाता है तो हम प्लस कर देते हैं। अब आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। अब इसको आप इसी तरह कन्वर्ट कर लो अच्छे से और सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे, xy माइनस y प्लस 4x माइनस 4 बराबर xy प्लस 88। क्लियर। उसी तरह xy को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 4 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस y प्लस 4x बराबर xy प्लस 88 माइनस xy प्लस का 4, माइनस y प्लस 4x, xy प्लस का xy माइनस का कट जाएगा, 88 प्लस का और 4 प्लस का जुड़ जाएगा, 88 और 4 होता है 92। उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया। ये आपकी हो गई 2 नंबर इक्वेशन और ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर ऐसा लिख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी यही इक्वेशन उठाकर, ये समीकरण उठाकर हम यहाँ रख देंगे और सॉल्व करने वाला है तो सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये है 3y माइनस 4x, 3y माइनस 4x माइनस का 60। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा, अधिकतर आपने देखा होगा, चिन्ह हम नीचे के बदल देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण होता है कि जैसे अब देखो, मैं यहाँ की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला था, कौन सा, ये था, ये प्रश्न था आपके सामने। यहाँ पर हमने इसके चिन्ह बदले थे। बदले क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था। अब दोनों प्लस प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। और जब इसका बदलेंगे तो हम पूरे का बदलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन अलग है। यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ माइनस 4x है और यहाँ प्लस का 4x है, यानी ये दोनों अपोजिट साइन पहले से ही हैं, तो हमें यहाँ पर बदलने की ज़रूरत नहीं है।
बदलने की ज़रूरत तब पड़ती है जैसे 4x प्लस का यहाँ भी होता और यहाँ भी होता, तब हम बदल देते। लेकिन यहाँ पर अभी हमें बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये दोनों काट देंगे। 4x कट जाएगा, -4x कट जाएगा, ये -y, ये +3y, तो 3y में -y घटेगा तो हो जाएगा 2y। इसी तरह 92 में जब 60 घटेगा तो ये आएगा 32, तो y बराबर 32/2 बराबर 16, यानी y की कितनी वैल्यू आ गई? 16 वैल्यू निकल के सामने आ गई। क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि y की वैल्यू 16 आ गई। अब हमने y चौड़ाई को माना था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमने चौड़ाई y मानी थी, तो अब चौड़ाई 16 निकल के आ गई, लेकिन अभी भी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये रही लंबाई, और हमें प्रश्न में क्या था? लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। लंबाई x की वैल्यू अभी भी हमें निकालनी, तो क्या करेंगे? ये जो आपके सामने y की वैल्यू निकल के आई है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये आपका इक्वेशन 1 है, इसमें रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू भी निकल आएगी। इसमें y का मान हम 16 रख रहे हैं, 3 × 16 - 4x बराबर -60। क्लियर? 16 तियाँ होता है 48 - 4x बराबर -60। -4x -60, ये 48 उधर जाएगा, ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -60 -48 जुड़ जाएगा, माइनस का 108 आ जाएगा, माइनस का 4x। x की वैल्यू हमें चाहिए तो 4 को उधर भेजना पड़ेगा, -4 माइनस माइनस कट जाएगा, और जब ये आएगा तो 4 दूना 8 और 2 7। x की वैल्यू कितनी आ गई? 27, यानी लंबाई आपकी निकल के आ गई 27, चौड़ाई आपकी पहले ही निकल चुकी है, यानी y की वैल्यू निकल चुकी है 16। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लंबाई कितनी निकली? 27 मीटर, चौड़ाई कितनी? 16 मीटर। अब इसमें इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर दो कोण 60 व 120 के हैं, शेष दोनों कोण समान हैं, दोनों कोण की माप ज्ञात करो। प्रश्न संख्या 12 काफ़ी टाइम खा गया। अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। साफ साफ लिखा है शेष दोनों कोण समान हैं। अगर शेष दोनों कोण में पहला कोण अगर हम x मान लें, पहला कोण अगर x मान लें तो दूसरा कोण कितना होगा? तो दूसरा कोण कितना होगा? ये भी आपका x ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बताया जा रहा है शेष दोनों कोण समान हैं, तो अगर हम पहला कोण x मानेंगे तो दूसरा कोण भी x मानना पड़ेगा। तीसरा कोण दे रखा है, चौथा कोण दे रखा है। एक चतुर्भुज में 4 ही कोण होते हैं और चारों कोणों का योगफल 360 के बराबर होता है। तो हम चारों को जोड़ दें, x + 60 + 120 बराबर 360। कोई डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं। x और x जोड़ेंगे 2x, 60 और 120 जोड़ा 180, बराबर के उस तरफ जाएगा घट जाएगा, मतलब माइनस का चिन्ह हो जाएगा। x बराबर ये घटेगा तो कितना आएगा? 360 में 180 घटा 180 आया। अब यहाँ से ये 2 हटेगा तो बटे में 2 चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई 90, यानी पहला कोण 90 तो दूसरा कोण भी 90। दोनों कोणों की माप यहाँ बतानी थी, तो दोनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे? 90-90 के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 देखिए। समलंबाकार आकृति का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर दे रखा है, ऊंचाई 15 मीटर दे रखी। भुजाएं क्या बता रहे हैं कि जो पहली भुजा है वो दूसरी की 2 गुनी है। अगर हम कह दें कि पहली भुजा मान लेते हैं कोई भी x मान लेते हैं, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि एक भुजा दूसरी की क्या है? वो 2 गुनी है। तो जब एक भुजा दूसरी की 2 गुनी, तो अगर हम एक भुजा x मान ले तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। इस तरह हमारे पास भुजा पता चल गई, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, हमें भुजाई की लंबाई ज्ञात करनी जो आसानी से निकल आएगी समलंब का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते ही। समलंब का क्षेत्रफल आप लगाइए 1/2 × h मतलब ऊंचाई, और दोनों भुजाओं का योगफल यानी b1 + b2। क्लियर? b1 का मतलब भुजा, पहली भुजा, और b2 का मतलब दूसरी भुजा। तो समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है 240, 1/2 h कितना है? 15 है, b1 कितना है? x है, और ये 2x है, तो x + 2x कर देते हैं। 240 बराबर
1/2 इंटू 15 इंटू 3x। ठीक है, अब क्या करें, अब इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x को अकेला इस तरफ छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उधर पहुंचा दीजिए। तो ये हो गया 240, ये नीचे 2 है तो इधर जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऊपर 15 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, तो आपका ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब आप इसको काट लीजिए तो आपके सामने ये 3 से कट जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट लीजिए, 5 तियाँ 15 और 16 पंचे 80, 16 दूना 32/3 x की वैल्यू निकल आई। यानी पहली जो भुजा थी वो 32/3 निकल आई। तो हम लिख सकते हैं पहली भुजा बराबर 32/3 मीटर। ठीक, अब पहली भुजा x थी तो पहली भुजा 32/3 हो गई। दूसरी भुजा कितनी थी, दूसरी भुजा थी 2x, यानी 2x 2 गुना था तो 2 इंटू 32/3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64/3 मीटर। क्लियर हो गई, पहली भुजा 32/3, दूसरी भुजा 64/3। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 32 को 3 से डिवाइड करके जो पॉइंट में आंसर है वो भी लिख सकते हैं, 32/3 भी सही है, और अगर कुछ पॉइंट में आ रहा है तो वो भी सही है। प्रश्न संख्या 15 है, मध्यिका निकालनी है। पद और बारंबारता दे रखी है। जब पद और बारंबारता सारणी में दे रखा हो तो हमें एक कॉलम और बढ़ाना पड़ता है संचयी बारंबारता का। ठीक है, संचयी बारंबारता का एक कॉलम हमें और बढ़ाना पड़ता है। तो हमने संचयी बारंबारता लिख दी। इसको भरते कैसे हैं, पहली बारंबारता उठाते हैं, वो संचयी बारंबारता में रख देते हैं। फिर इस 2 से इसको जोड़ेंगे, 2 5 आएगा 7। अब इस 7 से अगले वाले 4 को जोड़ेंगे, 7 4 होगा 11। 11 को 5 में जोड़ेंगे आएगा 16। 16 को 3 में जोड़ेंगे आएगा 19। और जो अंतिम होता है यही पदों की संख्या होती है, यानी पद बराबर कितने हैं 19। अब यहाँ पर दूसरी बात ये देखनी है कि ये जो पद आए हैं ये सम है या विषम। तो 19 जो होता है वो विषम होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं विषम। इसके बाद हम क्या करेंगे, मध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मध्यिका का विषम वाला फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 पद। क्लियर, अब n कितना है 19 है, तो 19 + 1/2 पद। क्लियर, 19 + 1 20/2 मतलब 10वां पद। जो मध्यिका है वो आपकी 10वां पद होगी। तो 10वां पद मध्यिका कैसे निकालेंगे, अभी तो आंसर नहीं निकला, अभी ये निकला है कि 10वां पद होगी मध्यिका। अब यहाँ पर आएंगे हम संचयी बारंबारता में देखेंगे 10 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी। इसमें आप देखिए 10 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, तो 10 से जस्ट बड़ी संख्या 11 है। अब 11 का पद कौन सा है 6। ठीक, 11 का पद कौन सा है 6। कहीं आप 11 ना आंसर घोषित कर दें। ठीक है, 11 का पद कौन सा है 6। तो यहाँ पर जो मध्यिका निकल के आएगी 10वां पद कौन सा है 6। तो यहाँ पर मध्यिका आपकी आंसर कितना आया, मध्यिका निकल के आ गई 6। अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 16 यहाँ पर है 12x³ - 14x² - 10x। यहाँ पर आप देखिए x³ है, x² है और x है। जब कोई संख्या अकेली नहीं है तो हम इसका गुणनखंड कैसे निकालें। हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, जो तीनों में कॉमन मिल जाए हम वो कॉमन ले लेते हैं। देखो ये 12 है, ये 14 है, ये 10 है। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल सकता है। यहाँ x³ है, यहाँ x², यहाँ x है, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिल सकता है। हम कॉमन वही चीज़ लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है। अब जब हम कॉमन ले रहे हैं तो 12x³ में 2x हम जब निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, कैसे हम पता करेंगे कितना बच रहा है। देखो 12x³ को ऊपर रखो, 2x को नीचे रखो, जो डिवाइड होने पर आए। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके 12x³ बटे 2x ही तो कॉमन ले रहे हैं।
तो ये 2 कटेगा 6 आएगा, x ये कटेगा तो यहाँ पर x 3 बार लिखा होता है ना, x इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जब x इंटू एक्स है, नीचे से एक x काटा, ऊपर से एक x काटा, तो कितना बचेगा, x स्क्वायर तो बचेगा, ऊपर x स्क्वायर ही बचेगा। तो आपके सामने कितना बचेगा, 6x स्क्वायर। तो वही यहाँ पर करेंगे, जब 12x क्यूब में 2x को कॉमन ले लिया तो बचेगा 6x स्क्वायर। इसी तरह इसमें बचेगा 2 सत्ते 14 और x स्क्वायर से एक x हमने ले लिया तो बचेगा 1x केवल। अब यहाँ पर 10x है, 10 से हमने 2 लिया तो बचेगा 5, x से हमने x ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप यहाँ पर देखिए, ये बीच में लिखा है माइनस का 7x, यहाँ है 5, यहाँ है 6, 5 और 6 का गुणा करेंगे आएगा 30। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको ऐसे फॉर्म में तोड़ना होगा, 7x को हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना होगा कि गुणा करने पर तो 30 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आए, जोड़ने या घटाने पर 7x आए। देखो कैसे कर सकते हैं, 10 और 3 को हम यहाँ पर ले सकते हैं, 2x प्लस ब्रैकेट के अंदर 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर -7x है, यानी चिन्ह माइनस का है, तो हमें जो बड़ा लेंगे वो हम माइनस का लेंगे। देखो 10 और 3 को हम ले रहे हैं, 10 3 30 होता है, और 10 को 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 10x करेंगे, प्लस का 3x करेंगे, -5 ब्रैकेट बंद। क्लियर, -7x को हमने तोड़ लिया -10x प्लस 3x में। अब इसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है, 2 दोनों में कॉमन मिल सकता है, x दोनों में कॉमन मिल सकता है, तो 2x ब्रैकेट के अंदर यहाँ से 2x कॉमन लिया तो आएगा 3x, यहाँ से 2x कॉमन लिया तो आएगा -5। क्लियर। अब ये जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिया यही उठाकर हम आगे रख देते हैं, 3x - 5, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ तक तो हम ले ही चुके हैं, अब यहाँ तक तो कोई काम नहीं, यहाँ का काम है केवल 3x - 5। नीचे देखिए कितना है 3x, ऊपर देखेंगे 3x, दोनों में 3x है, तो क्या करेंगे प्लस का 1 लग दो, बस +1 रख दिया, आपका उत्तर आ गया। देखो 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1, तीसरे ब्रैकेट में 3x - 5, हो गया आपका गुणनखंड। अब कोई डाउट हो तो बताइए हमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 है, बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर, त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत सरल क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ बोल रहे हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आप रट लीजिए। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ये सब चीज़ें आप रट लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। क्लियर हो गई बात, 2πRh। अब यहाँ पर वक्र पृष्ठ का दे रखा है 1320, 2 पाई की वैल्यू 22/7, R निकालना है, H 15। क्लियर। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे देखिए, 1320 ये लिख दिया, R निकालना है, बाकी सब चीज़ें उधर भेज दीजिए। तो ये नीचे 7 है, यानी ये डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर, लगा दिया बट्टे का निशान। अब ये 2 22 15 ये ऊपर है, नीचे आ जाएगा इधर। जब बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये सॉल्व हो रहा है। ये हम 15 से काटेंगे इसको, ठीक है, तो 15 अट्ठे 120 बचा 12, फिर से 15 अट्ठे 120, 2 से काटेंगे तो आएगा 44, 22 से काटेंगे तो आएगा 2। अब यहाँ बचा 2, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 और ये 7, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर, यानी जो आपकी त्रिज्या निकल के आ गई वो 14 मीटर आ गई। कोई भी डाउट हो प्रश्न के अंदर तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से इस समय इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद हम आपसे एक विशेष प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। प्रश्न है, शंक्वाकार टोपी है, कोई जोकर है वो शंक्वाकार टोपी पहनता है। अब उस शंक्वाकार टोपी में जो कपड़ा लगा है वो 840 वर्ग सेंटीमीटर है। अब गोल सिर, जो जोकर है उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर दे रखा है और टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, जैसे कोई शंक्वाकार टोपी है, उसमें जो कपड़ा लगा होगा वो सामने सामने की ही तरफ लगा होगा, ये तो क्लियर है। जो कपड़ा लगा है वो सामने सामने की तरफ लगा होता है। जैसे आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मेरे पास टोपी पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, पूरा प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। ये आपके सामने शंक्वाकार टोपी है, ठीक है, ये रही शंक्वाकार। अब जब इस टोपी में कपड़ा लगेगा तो वो कहाँ लगेगा, वो सिर्फ ये चारों तरफ लगेगा। इधर ये जो बीच का होता है इसमें तो कोई कपड़ा नहीं लगेगा। जब भी टोपी के ऊपर कपड़ा लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सामने के एरिया पे लगेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और जब सामने के एरिया की बात करते हैं तो हम वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, चाहे वो आपका बेलन हो, चाहे वो शंक्वाकार कोई आकृति हो। अगर हम केवल सामने की बात करें कि सामने की बात करें कि सामने का कितना एरिया है, सामने का कितना क्षेत्रफल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। अगर कभी इसी सामने के एरिया में यानी वक्र पृष्ठ के एरिया में ये वाला एरिया भी हम कवर कर लें, जितना ये नीचे का एरिया होता है, ये जो नीचे का एरिया पूरा कवर जो आपको इस समय खाली दिख रहा है, अगर हम इस एरिया को भी कवर कर लें तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर हम सामने सामने की बात करें, जितना ये एरिया हमें दिखता है ये आपका होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ में ये नीचे का आधार भी अगर हम जोड़ लें, या हम कर सकते हैं आधार को भी उसी में मिला लें, तो ये आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ, हो जाए संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्लियर। तो वक्र पृष्ठ केवल सामने से दिखता है और संपूर्ण पृष्ठ टोटल हम लेते हैं। तो यहाँ पर जब कपड़ा लगाया जाएगा तो वो केवल वक्र पृष्ठ पर ही लगाया जाएगा। यानी जो टोपी पर कपड़ा लगा हुआ है 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हुआ है, तो यहाँ पर शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो 840 माना जाएगा। सब कुछ समझ गए होंगे आप। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। यहाँ पर पूछा जा रहा है टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई क्या होती है, एल होती है तिरछी ऊंचाई। ठीक, आर होता है त्रिज्या। देखो प्रश्न के अंदर तिरछी ऊंचाई तो पूछा ही गया है, आर हमें कहीं भी प्रश्न में नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ वक्र पृष्ठ दे रखा है। देखो एटलीस्ट कोई भी चीज़ निकालने के लिए कम से कम मान लीजिए कुल 3 चीज़ें हैं तो कम से कम 2 चीज़ें पता होंगी तभी तीसरी चीज़ निकल पाएगी। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, वक्र पृष्ठ है, त्रिज्या है और तिरछी ऊंचाई है। वक्र पृष्ठ पता है, त्रिज्या नहीं पता, तिरछी ऊंचाई नहीं पता, इसका मतलब हम तिरछी ऊंचाई ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। चलो अब दूसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर। गोल सिर की बात हो रही है, परिमाप की बात हो रही है, तो इसका परिमाप तो हमने लिखा वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि सेम बात है, 2 पाई आर। परिमाप 56 दे रखा है, 2 पाई आर। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए तो 56 बटे 2 पाई कर देते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से 56 काटेंगे तो 28 पाई। ठीक, अब वक्र पृष्ठ में हम क्या कर दें, वक्र पृष्ठ में वैल्यू रख दें आर की। वक्र पृष्ठ कितना था, पाई आर एल। पाई आर कितना है, आर है सॉरी ये 28 बटे पाई होगा। ठीक, 28 बटे पाई और एल। वक्र पृष्ठ आपका प्रश्न में दे रखा है 840। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, एल हो जाएगा 840 बटे 28। तो एल कितना निकल के आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई कितनी निकल के आ गई, 30 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप। आज का विशेष प्रश्न है -2197 का घनमूल ज्ञात करो। इस प्रश्न का उत्तर आप फटाफट हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और कितने प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर में सही हुए, आपका कितना स्कोर बन रहा है, नीचे हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं।
दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको लगातार देते रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।